हेलो फ्रेंड्स, SRS Jain Study.com में आपका स्वागत है। आज हम सोशियोलॉजी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पश्चिमीकरण वेस्टर्नाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो एनटीए नेट सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी से रिलेटेड अदर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित होगी। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स वी डिस्कस अबाउट वेस्टर्नाइजेशन। पश्चिमीकरण होता क्या है? पश्चिमीकरण की अवधारणा को डॉक्टर M.N. श्रीनिवास ने प्रस्तुत किया था। भारत के अंदर जो पश्चिमीकरण की अवधारणा का हम कह दें भी जो स्टार्टिंग के अंदर जिसने बताया था वो थे M.N. श्रीनिवास। डॉक्टर श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग उन परिवर्तनों को प्रकट करने के लिए किया था जो भारत के 19वीं और 20वीं शताब्दी में अंग्रेजी शासनकाल की अवधि में हुए थे। मतलब जो ये वेस्टर्नाइजेशन का कंसेप्ट है ये श्रीनिवास के द्वारा इंडिया के अंदर जब 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंदर जो परिवर्तन आए, इंडिया ने जो वेस्टर्न हम कह दें जो इंग्लैंड के कल्चर को या पश्चिमी कल्चर को अपनाना स्टार्ट कर दिया, इंडिया के अंदर उसका प्रभाव पड़ना स्टार्ट हो गया, उस परिवर्तन को पश्चिमीकरण कहा गया है। डॉक्टर श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है, मैंने पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग भारतीय समाज व संस्कृति में उन परिवर्तनों के लिए किया है जो 150 वर्षों से अधिक समय के अंग्रेजी राज्य के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए, और यह शब्द प्रौद्योगिकी, संस्थाओं, वैचारिकी और मूल्य आदि विभिन्न स्तरों पर होने वाले परिवर्तनों का समावेश करता है। मतलब अंग्रेजों ने जब से इंडिया पर शासन किया और अंग्रेज़ों के टाइम में जो इंडिया के अंदर चेंजेस आए, चाहे हम कह दें वो टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस हो, इंस्टीट्यूशंस के अंदर चेंज हो, जो थॉट्स प्रोसेस है, हमारी थिंकिंग प्रोसेस है उसके अंदर चेंज हो, या हमारे वैल्यूज़ के अंदर जो चेंज आया है जिसके कारण हमने इंडियन कल्चर को छोड़ना स्टार्ट कर दिया और पश्चिमी कल्चर को अडोप्ट करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद लिंच ने लिखा है, कहते पश्चिमीकरण में पश्चिमी पोशाक, खान पान के तौर तरीके, शिक्षा, विधियां और खेल, मूल्यों आदि को सम्मिलित किया जाता है। अब ये कहते हैं भी जो पश्चिमीकरण है उसके अंदर हम पश्चिमी जो पोशाकें हैं, पहनावा है, कपड़े हैं उनको शामिल कर सकते हैं। जो पश्चिमी लोग खाते हैं, खान पीन की चीज़ें जो उनके उनके रहने के जो तरीके हैं, उनके पढ़ाई करने का जो स्टाइल है, जो उनकी स्कूलिंग का स्टाइल है, प्लेइंग का स्टाइल है, या जो वैल्यूज़ है जो पश्चिमी लोगों से मिलती जुलती है और जो हमने अडोप्ट कर ली, इंडियन लोगों ने अडोप्ट कर लिया, उसको इन्होंने पश्चिमीकरण कहा है। उसके बाद में डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने लिखा है कि मानवतावाद तथा बुद्धिवाद पर जोर पश्चिमीकरण का एक अंग है जिसने भारत में संस्थागत तथा सामाजिक सुधारों का सिलसिला प्रारंभ कर दिया। वैज्ञानिक, औद्योगिक एवं शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, राष्ट्रीयता का उदय, देश में नवीन राजनीतिक संस्कृति और नेतृत्व सबके सब पश्चिमीकरण के उत्पादन, मतलब हम कह दें भी जो पश्चिमीकरण आया उसके कारण क्या हुआ, देश के अंदर वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी का बढ़ावा हुआ, देश के अंदर इंडस्ट्रीज़ का बढ़ावा हुआ, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनकी स्थापना स्टार्ट हो गई। उसके साथ देश के अंदर लोगों के अंदर अपने देश के प्रति जो नवीन पॉलिटिकल सिस्टम का जो स्टार्ट हुआ, तो वो सारा का सारा जो सिस्टम है वो पश्चिमीकरण का के उत्पादन है, उसके ही उत्पादन है। ये सारा का सारा जो सिस्टम है वो पश्चिमीकरण के कारण ही भारत के अंदर उत्पादित हुआ है। उसके बाद भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के विश्लेषण में पश्चिमीकरण का अंग्रेजी आदर्श ही सबसे महत्वपूर्ण है। यद्यपि 1997 से अमेरिकी और रूसी आदर्श भी अधिकाधिक सार्थक होते जा रहे हैं। मतलब इसको पश्चिमीकरण को ज़्यादातर जो अंग्रेजी स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, उसके साथ जोड़ा जाता है। उसके बाद डॉक्टर M.N. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण निम्न विशेषताओं को लेकर अब ये विशेषताएं बताते हैं श्रीनिवास इसकी पश्चिमीकरण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। उसके अंदर फर्स्ट है नैतिक रूप से तटस्थ, सेकंड है एक व्यापक धारणा है, ये एक वैज्ञानिक अवधारणा है, इसके अंदर साइंटिफिक चीज़ों पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है। उसके बाद इसके अनेक प्रारूप है, कई तरीकों से हो सकते हैं ये। उसके बाद जटिल तथा बहुस्तरीय प्रक्रिया है इसकी, और चेतन और अचेतन प्रक्रिया, इसके अंदर दोनों ही प्रक्रियाएं जो शामिल की है श्रीनिवास ने। उसके बाद में बी कुपुस्वामी ने कहा है कि श्रीनिवास द्वारा काम में ली पश्चिमीकरण की अवधारणा निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं। अब इसके अंदर कौन कौन सी बातों को शामिल किया जा सकता है? फर्स्ट है व्यवहार संबंधी
पक्ष, जो हम व्यवहार करते हैं, जो हम एक्ट करते हैं, जैसे खान पीन हो गया हमारा, हमारी वेशभूषा जो पहनावा है, हमारे नृत्य हो गए, मतलब ये सारे जो हम व्यवहार में करते हैं, बाय एक्ट जो चीज़ें करते हैं। उसके बाद ज्ञान संबंधी पक्ष है, उसके अंदर हमारे जो नॉलेज है उसको हम शामिल कर सकते हैं, हमारी स्टडी को शामिल कर सकते हैं, एजुकेशन को शामिल कर सकते हैं। तो इसके अंदर साहित्य को, लिटरेचर को रखा गया है, विज्ञान को रखा गया है, साइंस को रखा गया है। उसके बाद मूल्य संबंधी पक्ष, जो हमारे वैल्यूज़ है, उसके अंदर मानवतावाद है, समतावाद, लौकिकीकरण, इन अवधारणाओं को मूल्य के अंदर रखा गया है। उसके बाद पश्चिमीकरण का स्वरूप और गति सब जगह और सब समूहों में समान नहीं थी। मतलब जो पश्चिमीकरण इंडिया के अंदर आया वो हर क्षेत्र के अंदर समान रूप में नहीं था, कहीं पर इसका ज़्यादा प्रभाव था तो कहीं पर कम प्रभाव था। टाटा श्रीनिवास ने मैसूर राज्य का उदाहरण देते हुए बताया है कि वहाँ पश्चिमीकरण की दौड़ में ब्राह्मण सबसे आगे थे। तो इन्होंने जो मैसूर राज्य की स्टडी की थी, वहाँ पर इन्होंने स्टडी की थी, वहाँ पर इन्होंने बताया कि जो पश्चिमीकरण की दौड़ है, सबसे ज़्यादा जो पश्चिमीकरण की लाइफ स्टाइल है वो ब्राह्मण लोग ज़्यादा अडोप्ट कर रहे थे। उसके बाद जैसे जैसे पश्चिमी वस्त्र अधिक लोकप्रिय हुए, ब्राह्मण अपनी साधारण पोशाक पहनते हुए भी भोजन करने लगे और अब टेबल पर भोजन करना धनी लोगों को सामान्य होता जा रहा था। मतलब जो ब्राह्मण पहले अपनी जो देसी पोशाकें पहनते थे, तो उन्होंने वो क्या किया, अब वो पहनना भी स्टार्ट किया और उसके साथ जो पश्चिमी पहरावा है उसको भी उन्होंने अडोप्ट करना स्टार्ट कर लिया। और उसके साथ ही मेज़ के ऊपर खाना खाना, मेज़ के ऊपर बैठ के कह दे भी मेज कुर्सी के ऊपर खाना भी एक पश्चिमीकरण की अवधारणा से ही इंडिया के अंदर आया, क्योंकि पहले जो भारतीय संस्कृति के अनुसार नीचे बैठकर चौकड़ी लगाकर खाना खाना सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता था और धर्म के अनुकूल भी उसे माना जाता था। परंतु अब क्या हुआ, पश्चिमीकरण के आने से बाद लोग मेज कुर्सी पर बैठकर खाना खाने लगे थे। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अब कई निम्न स्तर की जातियां अंग्रेजी शिक्षा का लाभ उठाकर अपने आप को पश्चिमीकृत करती जा रही थी। अब क्या था, जो नीचे हम कहते हैं निम्न कास्ट जिसके अंदर रखा गया था जिनको, तो ये बता रहे भी जो निम्न कास्ट के लोग थे, निम्न जाति के जो लोग थे, वो भी अब अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त करने लगे थे, क्योंकि पहले उन्हें जो ये शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार नहीं थे। पर पश्चिमीकरण के कारण उनके जो ये रूल है, जो भी उनके जो हक थे उनको मिले, क्योंकि उसके साथ बहुत ज़्यादा जो चेंजेस आ गया था भारत के संविधान के अंदर। तो अब जो हर जाति के लोग हैं जो एजुकेशन अचीव कर रहे थे। नवीन शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त कर व्यवसायों में, ऊंची नौकरियों में तथा नगरों में व्यवसाय और उद्योग धंधों में लग चुके थे। मतलब काफ़ी करके जो निम्न कास्ट के जो लोग माने जाते थे उनका काफ़ी प्रोग्रेस हुआ पश्चिमीकरण के आने के कारण। बड़े नगरों और समुद्री किनारों पर रहने वाले लोगों का पश्चिमीकरण सबसे पहले हुआ। मतलब जो लोग बड़े समुद्रों के किनारों पर रहते थे उन उस एरिए के अंदर जो वेस्टर्नाइजेशन की अवधारणा है वो ज़्यादा आई, क्योंकि जितने भी हम कहते हैं अंग्रेज लोग थे या जो पश्चिमी लोग थे, समुद्रों के मार्ग से ही इंडिया के अंदर आए थे, तो उसके ऊपर इनका प्रभाव था और उस एरिया के अंदर जो वेस्टर्नाइजेशन की जो है फैलाव ज़्यादा था। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पश्चिमीकरण से रिलेटेड। ओके, थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।